अस्सलाम वालेकुम जी। सैलाब की जो मुल्क में सूरत हाल है उससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर कर रहा है और हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सैलाबी इलाके हैं उनकी इस वक्त क्या कैफियत है, कितने लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, कितने इलाकों को, फसलों को, मवेशियों को नुकसान पहुँचा है। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम बुनियादी तौर पर उसके अंदर सिर्फ एक जज्बा है, वो ये है कि कैसे उन लोगों की मदद की जाए जो कि इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। और आज इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम के साथ, और हम पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस है उसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो हमारी एक्टिविटी आज की क्या है शिफा? आज की हमारी एक्टिविटी नाजरीन ये है कि हमने उन इलाकों का विजिट करना है जो कि फ्लड हिट हैं, यानी कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं। उन लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके लिविंग कंडीशंस दिखाएंगे कि जो सैलाब से मुतासर होकर अब अपने घरों से कहीं और जाकर बसे हुए हैं। और इसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के वो कैंप्स शामिल होंगे, वहाँ पर भी आपको लेकर जाएंगे कि वहाँ पर इनकी किस तरह से देखभाल जो है वो हो रही है। वहाँ पर इनकी बाकायदा तौर पर इनका ख्याल रखा जा रहा है। अपने घरों से तो ये आ गए, तो अब वहाँ पर इनको किस तरह से अशिया ज़रूरिया पहुँचाई जा रही हैं, किस तरह से ये सारा रिलीफ ऑपरेशन हो रहा है, इस्लामाबाद से लेकर उन इलाकों तक पहुँचाना सामान और फिर आगे उन तक पहुँचाना। तो ये सारा सिलसिला हम आपको बाकायदा तौर पर दिखाएंगे। राजनपुर आपको हम लेकर जाएंगे। अच्छा, हमारे पीछे जो है ये C-130 जहाज़ मौजूद है। इसके अंदर जितनी भी फ्लड रिलीफ्स की जो गुड्स हैं वो जमा हुई हैं, वो सारी लोड कर दी गई हैं और हम इसी जहाज़ में बैठेंगे। सामान है सारा, हम इस जहाज़ के अंदर बैठेंगे। ये जहाज़ फ्लाई करेगा और हमें लेकर जाएगा राजनपुर में। राजनपुर से फिर आगे हमारा प्लान ये है कि राजनपुर का एक तो जो मेन एरिया है राजनपुर का वो, फिर दूसरा ये है कि वहाँ से हम हेलीकॉप्टर में बैठकर जो बेसिकली जो कैंप बनाया गया है फ्लड अफेक्टीज़ के लिए, उस कैंप में भी जाएंगे। तो एरियल व्यू भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, एरियल व्यू भी दिखाएंगे कि राजनपुर का जो इलाका है वो उसकी ज़मीन किस हद तक मुतासिर हुई है, कहाँ कहाँ तक पानी है। हो सकता है अभी तक पानी कुछ उतर गया हो और ये भी हो सकता है कि पानी अभी भी खड़ा हो, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या नज़ारा मिलता है। लेकिन खास तौर पर हम आपको एरियल व्यू के लिए भी लेकर जा रहे हैं। आइए जी। और आवाज़ हमें आ रही है पीछे से, रेडी हो रहा है, तो बस हम चलते हैं। तैयार हैं बिल्कुल। राशन है यहाँ पर, बहुत सारी अशिया ज़रूरियाँ हैं जो इस जहाज़ के थ्रू जा रही है राजनपुर। अच्छा, अब इनमें बॉक्सेस के ऊपर लेबलिंग भी की हुई है। अब यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं इसमें कपड़े हैं, उस पर लिखा हुआ है ट्राउज़र्स हैं, शर्ट्स हैं। फिर ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स जो है, इस बॉक्स पे शलवार कमीज़ लिखा हुआ है। मेल 12+, 12 साल से बड़े उम्र के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनके लिए उसमें शलवार कमीज़ें हैं। इधर ये बिस्किट के पैकेट्स हैं। हाँ, ये जो है ये अनाज है, यानी कि ये आटा है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है ये सारा आटा है। चावल भी हैं इसमें। हाँ, अच्छा, चावल है, आटा है। ये मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ जो डोनर्स हैं, उन्होंने ये डोनेट किया है और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इस सामान को लेकर जा रहा है उस इलाके में, जो कि राजनपुर का इलाका, जो आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है। और ये बाकायदा तौर पर ये चीज़ें जा रही हैं, जैसे जैसे यहाँ पर सामान इकट्ठा होता जाता है वैसे वैसे ये C-130 के थ्रू उन फ्लड हिट एरियाज में जाता जा रहा है। अच्छा, ये देखें, इसमें शुगर है, ये कुछ शेल्टर और टेंट टाइप की चीज़ें हैं। यहाँ पर भी बिस्किट्स हैं, इसमें चावल भी हैं। ये पूरा जहाज जो है वो कम्प्लीटली लोडेड है इस रिलीफ के सामान से। खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, सिर्फ आगे वो दो सीटें हैं जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, तो वो जगह है हमारे बैठने की। बाकी ये पूरा जो जहाज़ है ये सामान से भरा हुआ है। शोर बहुत है, तो आप लोगों को आवाज़ मुझे नहीं पता कि कितनी आ रही होगी, लेकिन अब हम लोग फ्लाई करने लगे हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेंगे हम। राजनपुर के एक एयरबेस पर हमने लैंड कर लिया है और हमारा ये C-130 तैयारा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। आइसोलेटेड एयरफील्ड है ये, और आइसोलेटेड एयरफील्ड से अब हम मज़ीद आगे जाएंगे हेलीपैड की तरफ, और हेलीपैड से फिर हम जब ऊपर उड़ेंगे तो हम आपको एरियल व्यू दिखाएंगे कि सैलाब से कितना इलाका तकरीबन ये सारा जो है वो मुतासिर हुआ है। आइए आपको इस तरफ लेकर चलते हैं, बताते हैं कि ये जो सामान है ये यहाँ पर
अनलोड हो रहा है। अनलोडिंग हो रही है और ये वो सामान है बेसिकली जो कि कुछ तो जाहिर है हमारी फोर्सेस ने खुद फंड्स रेज किए हैं और वो सारा सामान जो है यहाँ पर आया हुआ है, और इसके अलावा बाकी कुछ सिविलियंस भी जो हैं जो एयरफोर्स के कैंप्स लगे हैं वहाँ पर जाकर जो हमारे जैसे आपके जैसे लोग डोनेट कर रहे हैं वो सामान भी ये लोग पैक करते हैं बाकायदा तौर पर तरीके से। ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पैक होता है, हर चीज़ की लेबलिंग हुई हुई है और फिर वो जो है वो यहाँ आया है। तो ये सामान है, इसी के साथ हम अंदर बैठे हुए थे। आपको याद होगा कि जगह बिल्कुल नहीं थी, हम बड़े तंग से बैठे थे, लेकिन ये है कि सामान का यहाँ पर पहुँचना ज़रूरी था। अच्छा, अब ये जो सामान है इसकी जो ऑफलोडिंग है उसका प्रोसेस बुनियादी तौर पर ये होता है कि ये सारा सामान ऑफलोड करवाया जाता है और उसको फिर प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है और वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट बुनियादी तौर पर करता ये है कि असेसमेंट करता है और असेसमेंट से ये पता लगता है कि किस इलाके में किस किस चीज़ की ज़रूरत है और फिर उस चीज़ को वहाँ पर पहुँचाया जाए, क्योंकि ये एक पूरा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है ताकि ऐसा ना हो कि जिस जगह पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ पर पहुँच जाए। तो आपको स्पेसिफिकली पता होता है ज़ाया भी नहीं करनी, ख़राब भी नहीं करनी। स्टोरेज भी ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम होती है, गर्म मौसम है, चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो बेहतर ये है कि जो चीज़ जहाँ पर जा रही है वो वहाँ पर प्रॉपरली कंज्यूम हो जाए, उसके बाद मज़ीद स्टॉक आए। तो ये आप, और पानी ख़ास तौर पे ज़रूरत है इंसान की, बुनियादी पानी भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पानी भी आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये अनलोडिंग कर रहे हैं सामान की, हम जाते हैं अपने हेलीकॉप्टर की तरफ क्योंकि हमें फिर आगे फ्लाई करके जाना है उस कैंप की तरफ। बिल्कुल। ये जो हेलीकॉप्टर है ये है AW139 और ये स्पेशल लाइट वेट इसको हेलीकॉप्टर कह सकते हैं। साइज में थोड़ा छोटा है, 2 टन्स का ये वेट उठा लेता है। ये इस वक्त इसके अंदर अनाज लोड कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इन फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त तो खैर वो सारे डेडिकेटेड हैं इसी ऑपरेशन के लिए। इसकी एक और खासियत ये है कि ये डे एंड नाइट यानी कि अंधेरे में भी ये फ्लाई कर सकता है। इसको ये लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ डे लाइट में फ्लाई करेगा, तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा सोफिस्टिकेटेड इसकी जितनी भी ये बनावट है वो नज़र आ रही है। अब नज़र आने के बाद हम इनके पायलट से बात कर लेते हैं ताकि वो हमें इसकी खास कैपेबिलिटीज़ बता सके। आए हम स्क्वाड्रन लीडर उमैर और स्क्वाड्रन लीडर अहमद के साथ मौजूद हैं और अब इनसे जानते हैं कि फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन की सबसे अहम चीज़ कौन सी होती है, कौन सा ऐसा क्रूशल लम्हा होता है कि या कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको जहन में रख कर ये लोग फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आई एम स्क्वाड्रन लीडर उमैर फ्रॉम PF बेस शहबाज। मैं जो है जैकबाबाद से आया हूँ स्पेशली फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस। कौन सा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखना होता है जब आप लोग फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे होते हैं और उन पर ख़ास ध्यान देना होता है? फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस करते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे जहाज़ की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि जैसे कि नीचे जो लोग हैं जिनको इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है तो वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं, तो और उनको जो है ना काफ़ी अरसे से वो इन राशन के और इस चीज़ों के बग़ैर होते हैं। उनकी भूख, उनकी प्यास वो जस्टिफाइड है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका रश होता है, मॉब की जो उसको टैकल करना होता है, वो सबसे मुश्किल होता है जो है ना, ताकि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और साथ साथ वो सारी चीज़ें उन तक पहुंचाना एग्जैक्ट, और साथ में वो सारी मॉब हैंडलिंग जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉब होता है उसको हैंडल करना और मीनवाइल हमारे जहाज़ की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए कि जो आपके पीछे जो हमारे पीछे जो ये हेलीकॉप्टर है AW139 इसकी क्या ख़ास कैपेबिलिटी है और ये फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में किस तरह मददगार साबित होता है? जी बिल्कुल, जैसे ये AW139 हेलीकॉप्टर है, हम इस पर अभी फ़्लड रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम जिन एरियाज़ में लोग अफेक्टेड हैं हम लोग वहाँ पे रिलीफ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। स्पेशली हम उन एरियाज़ में रेकी करते हैं जो लोग जिनका रोड कनेक्शन जो उनके पास राशन नहीं पहुँच रहा वो हम बाई रोड जो नहीं पहुँच रहा वो हम बाई एयर उनको सप्लाई करते हैं। इस हेलीकॉप्टर को अगर हम दूसरे हेलीकॉप्टर से जो हमारे पास मौजूद हैं उनसे किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इस जहाज़ को हम बाकी हेलीकॉप्टर से इस जहाज़ से इस लिहाज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो इसके अंदर नई एवियोनिक्स यूज़ हुई हैं, जो इसकी साउंड प्रूफिंग और ख़ास तौर के ऊपर जो इसकी जो इसका रोल है जो मिड टर्म में, जिस तरह हमने देखा है कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि हम राशन ड्रॉप करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर उसकी जो होवर की वजह से जो विंड जनरेट होती है उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है वहाँ पर। तो जो ये मीडियम कैटेगरी का जो जहाज़ है इसका ये फ़ायदा है कि हम जहाँ पर राशन ड्रॉप करते हैं वहाँ पर उनका किसी किस्म का एसेट का नुकसान नहीं
होता। और दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है हमेशा जहाँ भी हम जाके ड्रॉप करते हैं पहले कोऑर्डिनेटेड होता है। तो चूँकि इसकी आवाज़ और इसकी जो नई एरोडायनामिक्स यूज़ हुई है इसके अंदर, उससे इसकी आवाज़ बिल्कुल कम है। हम अपनी सारी ड्रॉप करके चले जाते हैं और तब जाके लोगों को इस बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर भी आया था। वेट कितना कैरी कर सकता है? वेट हम इस वक्त 1200 kgs जो है ना एक उसमें अपने ट्रिप में लेके जा रहे हैं 1200 kgs। तो ये है कि जो कि इस हेलीकॉप्टर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाकी जो इसमें चीज़ें हैं वो हमने रिमूव कर दी हैं। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा किसी काम के लिए यूज़ नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट माज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे कि ये जो इनका फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, बेसिकली ये जो पीछे हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है इसके पायलट हैं और इन्होंने हमें बताना है कि बेसिकली इनका काम क्या होता है इस ऑपरेशन में और किस तरीके से इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बेसिकली जो है हम शोरकोट में एज अ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन है हमारा, और हमारा मेन काम जो है वो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू है। लेकिन क्योंकि जब कोई क्लाइमेटी हिट करती है या फ्लड्स में हम जो है फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस, फ्लड सर्वेज और इस तरह के ह्यूमैनिटेरियन एड्स के और भी मिशंस करते हैं। तो सही, अब ये बताइए कि क्योंकि आप लोगों की वैसे तो ट्रेनिंग आम हालात में फ़ाइट की और कॉम्बैट जिस तरह आपने बताया उन चीज़ों की हुई होती है, तो जब इस किस्म की कोई कैलामिटी आती है तो फिर उस वक्त फ़ौरन कोई ड्रिल वगैरह होती है या इसके लिए भी आप लोगों को पहले से प्रिपेयर किया जाता है? नहीं, इसके लिए हमारी कुछ इनिशियली हम ब्रीफिंग होती है हमारी। उसके बाद क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट फ्लड जो है वो हिट करता है, तो हमारी ऑलमोस्ट हर साल जो है हम उससे पहले जो है कुछ मिशंस अपने ट्रेनिंग के भी करते हैं। फ्लड का जब हमें पता होता है कि चांसेस हैं तो उस लिहाज से हम उसके मिशंस भी करते हैं, ब्रीफ्स भी करते हैं, वो एरियल सर्वे भी करते हैं कि कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो हिट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, और इसमें ये भी हमें बताइएगा कि अब जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें आप कितना एरिया कवर करते हैं और कहाँ का जो एरिया है उसमें आप लोग जो है अपना रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं? हमारा जो है वो 120 नॉटिकल माइल का एरिया है। राजनपुर जो हमारी ये बेस है इसके अराउंड जो है रेडियस हम कवर कर सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना वेट लेके जा रहे हैं उससे भी जो है वो अगर ज़्यादा वेट होगा तो हम थोड़ा कम कर लेते हैं, एरिया कम होता जाता है उसके लिहाज से। सही है। अब हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर असद मौजूद हैं और इनसे भी हम बात करते हैं इनका जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स का। असद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी हमने भी सारी ड्रिल आप लोगों की देखी, आप लोग बड़ा बाकायदा तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अनाज और वो सब चीज़ें इन लोगों को दे रहे हैं जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं। इसकी हाइट का तयन किस तरह से किया जाता है कि किस हाइट पर हेलीकॉप्टर होगा और वहाँ से सामान फेंकना है? इसमें कोई टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं? जी, बेसिकली जैसे ये बारिशों का सीज़न स्टार्ट होता है तो हमारी अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और जब ये डिप्लॉयमेंट्स आती हैं उससे कुछ टाइम पहले हमारी सीनियर कमांड जो है PSOs लेवल पे वो बड़ा सीरियस इन एफर्ट्स को देखते हैं और हमें मौका फराहम करते हैं कि हम पहले अपनी ट्रेनिंग कर लें। तो हम बेस लेवल पे हम चेक करते हैं जो हम पैकेजेस बनाते हैं उसको हम कितनी हाइट से ड्रॉप करें तो वो इफेक्टिव रहेगा। तो ये हम डिप्लॉयमेंट से पहले हम 1-2 सॉर्टीज़ करके वहाँ हमने इसको मेक श्योर किया कि हम जब इसको 10 फीट या इससे कम हाइट पे ड्रॉप करेंगे तो ये पैकेजेस जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे और ये इफेक्टिव रहेंगे। तो ये इस तरह हम अपनी डिप्लॉयमेंट से पहले ट्रेनिंग करके फिर डिप्लॉय होते हैं। इसमें हेलीकॉप्टर के वेट का भी कोई अमल दखल होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वेटेज होगी उसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे नहीं आ सकता? नहीं, ये बाकी अवामिल होते हैं जो सराउंडिंग्स हैं, जैसे आपने देखा लो टेंशन वायर्स हैं, हाई टेंशन वायर्स हैं, नीचे कच्ची आबादी होती है, कुछ घर होते हैं, टेंट्स हैं, रोटर का जो डाउन वॉश होता है उसकी वजह से इन चीज़ों को नुकसान ना हो। अगर इस तरह की चीज़ें तो हमें मजबूरन हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है। इस तरह की चीज़ें नहीं है, सेफ्टी हमें इजाज़त देती है तो हम जितना नीचे जा सकते हैं हम वो नीचे जाते हैं, वो ड्रॉप करते हैं ताकि वो चीज़ें मौसर अंदाज में नीचे ड्रॉप की जा सकें और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हेलीकॉप्टर हमारा रेडी है और इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि जो रोजान का एरिया है उस एरिया में हम ये जो फ्लड गुड्स हैं उनको ऊपर से, जिसको आप कहते हैं फॉल कराएंगे, ड्रॉप करवाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल यही होता है बहुत सारी जगहों का कि हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड नहीं कर सकता है तो वो जो गुड्स हैं वो ऊपर से गिरानी पड़ती हैं। हाँ। दूसरा जो एरिया है, जो कैंप है असल में, जो कि राजनपुर का कैंप है, वहाँ पर हम जाकर उस जगह का भी दौरा करेंगे। बिल्कुल। इस हेलीकॉप्टर में 1.5 टन की गुड्स जो हैं वो लोडेड है, यानी कि 1.5 टन इस वक्त इसका वजन है
और ये सारे गुड्स जो हैं ये वहाँ पर ड्रॉप होंगे उन लोगों के लिए। कुछ जगहों पर फैमिलीज़ को बाकायदा तौर पर कैंप्स में रखा गया है, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ पर ये नहीं पहुँचा सकते कुक फूड, वहाँ पर अनकुक फूड और अनाज जो है वो उनके लिए ड्रॉप कर देते हैं, तो वो खुद ही यहाँ अगर आते हैं और उसको लेकर चलते हैं। इस सामान में मौजूद है आटा, चीनी, दालें, पानी भी पड़ा हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम ड्रॉप करेंगे रुझान में, और जब हम फ्लाई करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद हम पहुंचेंगे रुझान के एरिया में, जहां पर 50 के करीब फैमिलीज़ हैं जो कि उस जगह पर मौजूद हैं। वहां पर ये हमने ड्रॉप करना है। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि इसको आप थोड़ा सा नीचे करके क्यों नहीं फेंकते? उसकी वजह ये है कि 1.5 टन सामान है इसमें, तो इतना लोड है कि ये जैसे ही नीचे जाएगा ये सस्टेन नहीं कर सकता, तो इसको एक वजह की वजह से ऊपर से फेंकना होगा सामान। राशन ड्रॉप करने का जो मरहला है वो शुरू हो गया है। एक थैला जो है वो टोटल 25 किलो का है, और ये एक फैमिली के लिए 4 दिन के लिए काफ़ी होता है। इसमें आटा है, कुकिंग ऑयल है, चीनी, दालें, पानी और इस किस्म का सारा बिस्किट्स हैं। और अगर आप इस एरिया में रहने वाले लोगों की हालत देखें तो बिल्कुल ये इस वक्त पानी के दरमियान में इनके घर बने हुए हैं, और ये एक छोटी सी एक तरीके से पगडंडी नुमा एक जगह है। यहाँ पर ये रहते हैं, किस हालत में रह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये जिंदा है, ये सूरत हाल आप खुद अपनी आंखों से जब देखते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि वाकई ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। इस इलाके से ज़मीनी रास्ता कटा हुआ है सारा, ज़मीनी कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पर फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ही आ सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ही अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रही है। और ये भी आपको बताएं कि ये कल्टीवेशन वाला लैंड था, ये वो लैंड था जो पाकिस्तान का सोना उगलती ज़मीन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर कपास की और चावल की फसल उगती थी, और अब वो जो तैयार फसल भी थी उसको भी पानी ने बर्बाद कर दिया है। तो ये किसान तबका है हमारा जिसने अपना खून पसीना जो है उससे इन ज़मीनों को सींचा है, और हम सबको अनाज पहुंचाने का इन्होंने बेड़ा उठाया था। इनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। ये इनकी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में। वक्त इस तरीके से पलट जाता है कि वो जो कि हमें अनाज देते थे आज हमें आकर उन्हें अनाज देना पड़ रहा है। और वो देखिए इनकी सारी ज़मीन इनकी तैयार फसल जो है वो पानी में डूबी हुई है, बर्बाद हो गई है। ये वो फसलें हैं जिससे कि हम क्या पूरा पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट होता था, पूरे पाकिस्तान को यहाँ से अनाज मिलता था। और अब अल्लाह ही हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो कि हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इनके लिए तो है ही है, पूरे पाकिस्तान के लिए है। हेलीपैड पे हम उतरे हैं और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे कैंपों की तरफ। अब हम कैंप की तरफ जा रहे हैं, और इस कैंप में जो कैंप है ये टेंट सिटी है एक तरीके से। है बिल्कुल, और रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन बेसिकली यहाँ पर हुई भी है उन लोगों की जिनके घर डूब गए और जिनका कुछ नहीं बचा। यहाँ पर तकरीबन हमें बताया गया कि 200 से 250 फैमिलीज जो हैं इस कैंप में अब आ गए इस वक्त। अच्छा, अब ये जो एरिया है इस एरिया के बारे में भी आपको थोड़ा सा हम बताएं कि ये एक तरीके से बॉर्डर है पंजाब, सिंध, और अगर एक और दूसरी साइड पर आप जाएं तो फिर वो बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और एक तरफ से जो पानी है वो रिवर इंडस का लगता है, तो जितना पानी यहाँ पर आया था वो ये कह रहे हैं कि पानी उतर गया है और रिवर इंडस में जाकर बह गया। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस इलाके की है, क्योंकि ये इतना दूर है और इतने ज़्यादा बॉर्डर पर है, तो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। बिल्कुल, इंतहाई पसमानदा। लेकिन निगलेक्ट तो उन्होंने किया है ना, जो यहाँ से कोई तो जीतता भी होगा, असेंबलियों में भी पहुँचते होंगे, इलेक्शन भी होता होगा, कैंपेनिंग भी होती होगी, वोट भी मांगे जाते होंगे, तो उनसे सवाल बनता है, ये तो और किसी से सवाल नहीं। अच्छा, अब ये जो इलाका है राजनपुर का, ये चूँकि थोड़ा सा ऊपर है तो इस वजह से ये इलाका बचा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पर आपको जो मार्केटें हैं, जो घर हैं, जो इलाका है, कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर पानी ठहरा है, लेकिन ज़्यादातर ये एरिया बचा है क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन जो इलाके नीचे हैं और ख़ास तौर पर जो फसलें थी
उनका तो हाल बिल्कुल ऐसा है कि बस आपको जब आप देखते हैं उसे तो आपको लगता है कि शायद ये भी एक तरह का समुंदर ही है और यहाँ पर शायद ज़मीन कभी थी ही नहीं। इस तरह के हालात हैं। बाकायदा तौर पर लोग तैर सकते हैं, इतना पानी है वहाँ पर। बिल्कुल, कश्तियाँ चल रही हैं और ये भी आपको बताएं कि ये वो इलाके हैं जो पूरे पाकिस्तान को अनाज देते थे। यहाँ से हमारी सबकी खाने और सबकी खुराकियाँ आती थी। अब जब ये इस इलाके की ऐसी तबाही हुई है तो फिर जाहिर है हम इन्हें इनको पहुँचाना है और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे इन पर, ये हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत कौम, बहैसियत इनके भाई बहन। और अच्छा, और जब हम इन इलाकों तक मदद फराहम करने की बात करते हैं तो ये किसी आम आदमी का या किसी आम इदारे के बस की बात है ही नहीं, ये सिर्फ फोर्सेस ही कर सकती हैं। पाक फ़ज़ाइया का ही ये इनिशिएटिव है कि वो इन दूर दराज इलाकों तक पहुंचते हैं, उन गांवों तक पहुंचते हैं जहां पर लोगों को सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ज़ाहिर है जो एक आम शख्स मदद के लिए निकलता है अपने सच्चे जज्बे के तहत, या वो जो दूसरे इदारे हैं जो कि अपने सच्चे जज्बे के तहत लोगों से डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं इन इलाकों की तरफ आते हैं, वो ज़ाहिर है बाहर की तरफ तो उनका एक्सेस होता है, वहाँ के लोगों की वो मदद करते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते वो, क्योंकि उनकी मोबिलिटी इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है। हम भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुँचे, वरना बाय रोड तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं। और ज़मीनी रास्ते ही मुनक़ता हुए हैं, ब्रिजेस बह गए हैं, सड़कें जो हैं वो उनका हाल कोई नहीं है। और एक और चीज़ भी मैं सोच रही थी कि देखिए हमारे जो पाक फ़ौज के जवान हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग हैं, या जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं, वो बेसिकली अगर जब वो इंडक्ट होती हैं फ़ौजों में तो उनकी तनख्वाह तो उनको मिलती है पाकिस्तान का दिफा करने की, बिल्कुल बॉर्डर से, लेकिन ये भी जो वो काम कर रहे हैं इस पे भी उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए कि अभी हमने आते हुए देखा शदीद गर्मी है, 45-47 डिग्रीज़ का इस वक्त टेम्परेचर है और हमारे जितने जवान हमारे साथ थे एयरफोर्स के, पसीना बह रहा था, खून पसीना वो एक करके अपना इन लोगों की मदद, जज्बा लेकिन जज्बा जवान था, तैयार थे, बिल्कुल हशाश बशाश थे। हम तो फिर ज़रा गर्मी कह देते थे, गर्मी हो गई, वो तो फिर उनको परवाह नहीं थी, वो इम्यून है, वो प्रोग्राम्ड है इस चीज़ के लिए और उनको पता है कि भाई क्या करना है, तो दे आर द बेस्ट ट्रेन्ड पीपल टू हेल्प इन सच कैलामिटीज़। अच्छा जी, हम ये आ चुके हैं करीब इस टेंट सिटी के, तो अब आपको इसका दौरा करवाते हैं। विंग कमांडर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस कैंप के इंचार्ज हैं, और ग्रुप कैप्टन नूर अहमद साहब हैं जो कि हमें ब्रीफ करेंगे। यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है तकरीबन 200 के करीब फैमिलीज़ हैं, टेंट्स में इनको आबाद किया गया है और ये सारे उन इलाकों के हैं जहाँ पर पानी ने इन लोगों के घरों को तबाह कर दिया है। और इस वक्त वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या इंतजाम हैं, ये इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये राजनपुर का एरिया है और यहाँ पे एयरफोर्स ने 200 फैमिलीज़ के लिए 200 टेंट्स लगाए हैं। यहाँ पे उनके लिए खाने पीने की चीज़ें भी उनको दी जा रही हैं, राशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके अलावा यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है जो कि सारे एरिए के जो मरीज़ हैं और जो बीमार लोग हैं उनको देखभाल की जा रही है। यहाँ पे हमने एक मॉडल टेंट सिटी लगाया है जहाँ पे ना सिर्फ उनके रहने के लिए जगह है, साफ़ पानी अवेलेबल है और उसके अलावा टॉयलेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, खाना पीना उनको कुक फूड दी जा रही है। अच्छा, कुक फूड दे रहे हैं, ठीक है। सही। सर ये भी बताइएगा हमें कि इस जगह पर ये जो फैमिलीज़ आई हुई हैं ये कहाँ से आई हुई हैं? जी, इसको इंश्योर करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ जो राजस्थान की सिविल गवर्नमेंट थी उनसे रब्ता किया था कि वही लोग हमारे पास अवेलेबल हों जो अफेक्टेड एरिया के हैं। तो उसमें हमने इंश्योर किया है कि जो लोग हमारे पास आए हुए लोग हैं वही लोग हैं जो कि अफेक्टेड एरिया के हैं और वही फैमिलीज हमारे पास टाइम पे अकोमोडेट की गई हैं। सही है। अच्छा नूर साहब, इस इलाके के बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता दें कि क्या ये डिप थी यहाँ पर इसलिए पानी से ज़्यादा तबाही? जोग्राफिकली ये पंजाब, साउथ पंजाब का आखिरी ज़िला है जिसके एक तरफ बलूचिस्तान और दूसरी तरफ सिंध है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस वक्त सैलाब के हिसाब से सबसे ज़्यादा सैलाब ने यहाँ पे इसको हिट किया है और आपने जैसे भी देखा एरियल व्यू के अंदर के रोजान और राजनपुर सबसे ज़्यादा हिट हैं इसके सैलाब के इफ़ेक्ट से। तो एयरफोर्स ने इसका फ़ौरन इसका नोटिस लिया और अपनी कम्युनिटी सर्विसेज के हिसाब से एयर हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इमीडिएटली पिछले 1 महीने से ये सर्विसेज लोकल एरिया के लोगों को और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हमें थोड़ा सा इस कैंप का दौरा करवा दें बिल्कुल कि हमें पता चल जाए कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ हो रही है तो उससे ज़रा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये सामने हमने अपना कैंप सिटी इस्टेब्लिश किया है, इसमें सारी फैमिलीज अकोमोडेट की गई हैं। इसके क्रॉस सी रोड हमारे पास जो है टेंट वॉशरूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ पे जनरेटर के साथ हमने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अवेलेबल की हुई है। इसके अलावा जो कुक फूड है वहाँ पे आती है जो कि हम लोगों को टेंटों के अंदर सर्व करते हैं और जो खा के मतलब उसके अलावा यहाँ पे खाने पकाने का इंतजाम मौजूद नहीं है हमारे पास वक्त। इसके अलावा जो राशन बैग्स हैं वो उन्हें तकसीम किए जाते हैं और फर्दर यहाँ पे हमारे पास रेस्क्यू टीम भी अवेलेबल है जो कि फार फुलंग एरिया में जाके रेस्क्यू ऑपरेशन भी करती है। और तो ये मैं देख रहा हूँ पीछे ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स का एरिया भी बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, ये बच्चों के खेलने के ताकि जो बच्चे
बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास, उनके लिए एक्टिविटी के लिए जो छोटा अरेंजमेंट किया हुआ ठीक है। जो अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमें ये अंदाज़ा है कुछ कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, ख़वातीन कितनी हैं, उस हिसाब से बुजुर्ग फिर कितने ज़रूरत हैं? जी, जो मेल और फीमेल हैं वो मिला के तकरीबन 250 के प्लस हैं, और जो बच्चे हैं वो 300 प्लस हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन के लिए जो ख़ास जो उनकी अशिया ज़रूरी हैं उनका कितना इंतज़ाम है यहाँ पर? जी, वो हमने कम्युनिटी के तौर पे किया है, उनके स्पेशल कोई अरेंजमेंट ऐसे नहीं बनाए गए जो कि हो, मगर ये कि जो कम्युनिटी की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम मीट किया उसके बाद।